नमस्कार चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम हाजिर हैं बिहार चुनाव की ताजा तरीन खबरों और चर्चाओं के साथ। कुछ ऐसे विश्लेषण हैं जिन पर बातचीत होनी जरूरी है। बिहार में आखिर महागठबंधन की गांठ सुलझ गई। अंततः कांग्रेस और आरजेडी में समझौता हो गया। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के चेहरे बन गए हैं। मुकेश सहनी को भी बड़ा ब्रेक मिला है। वो सरकार बनने पर उप मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन की गांठ सुलझ गई है और आने वाले समय में जो गठबंधन है वो डैमेज कंट्रोल करने में जुट जाएगा और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल हुआ है। इस गांठ के सुलझने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या एनडीए को घाटा होगा? क्या अब समय रह गया है? क्या महागठबंधन के नेता उतने ही जोश खरोश के साथ अब आगे बढ़ेंगे? बहुत सारे सवाल हैं जिस पर चर्चा होनी जरूरी है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। महागठबंधन की गांठ तो सुलझ गई है। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद के नाम का ऐलान भी हो गया है। इसको आप किस रूप से देखते हैं? क्या जो डैमेज कंट्रोल हुआ था वो उसकी भरपाई हो गई है? क्या आने वाले चुनाव में इसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा और एनडीए को नुकसान होगा? देखिए, जहां तक महागठबंधन की गांठ का सवाल है वो बहुत ढीली हो गई है, लेकिन पूरी तरह से खुल गई है ये आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कई सवाल अभी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, एक जो बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा था महागठबंधन पर कि भाई आप कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे लड़ेंगे? आप तो एक मत दिखते नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हाथों में हाथ लेकर पूरे बिहार में घूम रहे थे, लग रहा था कि बहुत एकजुट हैं। लेकिन चुनाव की अधिसूचना के बाद, पहले चरण की अधिसूचना के करीब करीब 12-14 दिनों बाद ही आप ये तय कर पाए कि हाँ, हम एक साथ हैं। जब साझा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रश्न का जवाब दिया, ये अंडर प्रेशर था, इस प्रश्न का जवाब दिया कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? तेजस्वी यादव। साथ साथ एक और जो डैमेज कंट्रोल की असली कोशिश दिखी है वो ये दिखी है कि उप मुख्यमंत्री का नाम, ये पहली बार शायद हो रहा है कि उप मुख्यमंत्री का नाम जो है, उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम चुनाव समाप्त होने से पहले, यानी जीत हार होने से पहले ये घोषित किया जा रहा है। तो ये पहली बार हो रहा है बिहार चुनाव में, ये चीजें पहले दिख रही है। सीएम का चेहरा तो हमेशा रहता था, हर चुनाव में ये चर्चा होती है कि सीएम कौन, अगला मुख्यमंत्री कौन, किसके चेहरे पर ये चुनाव लड़ रही है। तो एनडीए से पहले जब भी पूछा जाता था तो एनडीए का चेहरा कौन? सर्वमान्य चेहरा नरेंद्र मोदी। बिहार में चेहरा कौन? नीतीश कुमार। एनडीए का तो क्लियर था, लेकिन महागठबंधन में ये बात पेच फंस जाता था। जब भी कांग्रेस के नेताओं से ये सवाल करते थे हम मीडिया के लोग, तो इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिलता था। लेकिन कांग्रेस के ही कुछ लोग जो थे वो ये कहते थे कि नहीं, इसमें 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 पूछने की क्या बात है, इसमें कोई शंका है क्या? अखिलेश सिंह जैसे जो नेता हैं वो लगातार कहते थे। तो लगता यह था कि पार्टी लाइन के विपरीत जा रहे हैं। अल्लाह वरू कुछ कह रहे हैं, राहुल गांधी कुछ जवाब नहीं देते हैं, राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष कुछ कहते नहीं है इस विषय पर। लेकिन अखिलेश सिंह से जब भी यह सवाल पूछा जाता था वो कहते थे भाई तो सम्मान है कि सबसे बड़ा दल जो है महागठबंधन में आरजेडी है, उसके सबसे ज्यादा विधायक चुनकर आएंगे तभी सरकार बनने की स्थिति बनेगी, तो जिसका सबसे ज्यादा विधायक होगा उसका मुख्यमंत्री होगा। तो स्पष्ट तौर पे वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बोलते थे। लेकिन बाकी दल जो थे वो माले वाले लोग भी जो हैं बिल्कुल स्पष्ट थे इस बारे में तेजस्वी यादव के नाम। लेकिन कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व था वो इस पे एक तरह से चुप्पी साधे हुए था। तो दबाव की राजनीति एक तरह से चली है इतने दिनों तक, जिसके कारण विखंडित होता हुआ दिख रहा था महागठबंधन। खाली जी, एक खंड होता हुआ दिख रहा एक बीच में तो दबाव जो बनाया गया, हाँ, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार यह दबाव बनाया जाता रहा था। इसी कारण से जो खंड खंड की स्थिति दिख रही थी, बात बन नहीं रही थी। लेकिन अंततः इन लोगों को ये अनुभव हुआ कि ये अगर स्थिति बहुत ज्यादा दिनों तक चली तो बड़ा नुकसान
हो सकता है और इसीलिए साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा करनी पड़ी। अच्छा, खालिद जी, इस जो ये जी। गठबंधन का जो गांठ सुलझने के सवाल के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी जुटा है कि राहुल गांधी जब बिहार में यात्रा कर रहे थे, वोट अधिकार यात्रा कर रहे थे, जी। उस समय जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, तेजस्वी का जो बॉडी लैंग्वेज था, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज आ रहा था कि राहुल गांधी बहुत ही लीड रोल में आने वाले हैं या मुखर होके फ्रंट लाइन पर वो इस बार चुनाव में रहेंगे। लेकिन इस जो बीच में जो बिखराव हुआ, उससे क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं बहुत दूर बैकफुट पर चली गई है और एक तरह से उसने सरेंडर कर दिया है आरजेडी के सामने? देखिए सुनीता जी, यही पॉइंट है जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे थे कि महागठबंधन के जो दल हैं वो आपस में भिड़ते हुए दिख रहे थे, इसीलिए इतनी सारी जो प्रॉब्लम हो गई। आज भी कम से कम ऐसी दोनों चरणों में ऐसी 6 सीटें हैं जिसपे महागठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, यानी नॉमिनेशन वापस लेने का जो समय सीमा है वो भी बीत जाने के बाद आज भी ऐसी कम से कम 12 सीटें हैं, 6 पहले चरण में, 6 दूसरे चरण में, जहां पे महागठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, है ना। दोस्ताना फाइट हो रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से मामला सुलझ गया, गठबंधन की गांठ जो है वो हल हो गई। लेकिन हाँ, बहुत बड़ा प्रश्न का जवाब मिल गया। कांग्रेस की क्या कोशिश थी? आपने बिल्कुल सही कहा, जो बॉडी लैंग्वेज राहुल गांधी का था और जिस तरह से, जिस परिप्रेक्ष्य में वोटर अधिकार यात्रा यहाँ पे आयोजित की गई थी, तो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की, बिहार में कांग्रेस की शक्ति को बढ़ाने का एक प्रयास था और उसमें तेजस्वी यादव पीछे दिख रहे थे। चेहरा वहां पे राहुल गांधी का था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी कोशिश में जो क्षेत्रीय दल हैं, महागठबंधन के जो क्षेत्रीय दल हैं, खासकर आरजेडी, उसे यह लगा कि वो कहीं साइडलाइन तो नहीं किया जा रहा है, उसकी ताकत को कम करने की कोशिश तो नहीं हो रही है, कांग्रेस आगे बढ़ने की कोशिश तो नहीं कर रही है। तो ऐसे में तो फिर जो क्षेत्रीय दल की जो उपस्थिति है, आरजेडी की जो उपस्थिति है, वो कमजोर होगी और इसीलिए ये मामला इतना बिखर गया। आखिर में कांग्रेस ने बैकफुट लिया। अब आप देखिए कि बैकफुट कैसे लिया। राहुल गांधी का चेहरा तक नहीं है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यही विषय बना कि चेहरा किसका है? तेजस्वी यादव का। यानी राहुल गांधी का चेहरा भी वहां पे नहीं रखा गया। तो कहीं ना कहीं जो दबाव बनाया गया आरजेडी की ओर से, उसके बाद कांग्रेस ने अपने कदम पीछे किए, तो सीटों का भी नुकसान हुआ और साथ साथ जो पुनरुत्थान की जो कोशिश थी उसे कहीं ना कहीं रोका गया है। 61 सीटें मिली हैं कांग्रेस को, पिछली बार 70 सीटें मिली थी और इस बार कहा जा रहा था कि नहीं, 70 से कम नहीं, 70 से कम नहीं, उतना तो हम लड़ेंगे ही, उतना तो हम लड़ेंगे, हो सकता है ज्यादा लड़ें। लेकिन बात कहां पे आई? 61 सीटें। एक चीज और पूछना था खालिद जी कि जो ये उप मुख्यमंत्री का सवाल है, बहुत जगह ये चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पर स्पेशली हमने देखा है कि बार बार ये चर्चा उठ रही है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग और एक बड़ा वर्ग है 18% वोट शेयर के साथ, तो ये सवाल उठ रहा है कि भाई जब 2-2.5% के शेयर के साथ मुकेश सहनी जो है उनको उप मुख्यमंत्री पद का दर्जा दिया जा रहा है, तो फिर अल्पसंख्यक समाज के साथ इस तरह की नाइंसाफी क्यों? इस पर मीम भी बन रहे हैं काफी कि बीजेपी का डर दिखा के बीजेपी आ जाएगी। इस नाम पर कितने दिनों तक खेला जाएगा और क्यों उप मुख्यमंत्री पद के लिए अल्पसंख्यक समाज से कोई नाम नहीं दिया गया? देखिए, जहां तक मुकेश सहनी का सवाल है, उनकी घोषणा क्यों की गई? ये बहुत बड़ी मजबूरी थी महागठबंधन की। आपको याद होगा पिछली बार 2020 में जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी महागठबंधन की, उसी समय मुकेश सहनी ने उससे ठीक पहले गठबंधन छोड़ने का ऐलान कर दिया था, है ना। और ये कहकर वो निकले थे कि मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया गया और वो एनडीए के साथ चले गए थे। बाद में एनडीए में क्या उनके साथ हुआ और उनकी क्या शिकायत रही, वो तो आपको पता ही है, सभी लोग जानते हैं। तो मुकेश सहनी, हमारी जो बात व्यक्तिगत तौर पे मुकेश सहनी से हुई थी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो वो सीधे तौर पे यही कह रहे थे और वो लीड खबर भी बनी थी कि भैया सीटों में तो हम आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन डिप्टी सीएम तो हम ही बनेंगे, है ना।
डिप्टी सीएम हम बन के ही रहेंगे। और ये लगता है ये शर्त जो है वो पहले से उन्होंने रख दी थी और इस पे बातचीत भी हो चुकी थी। तेजस्वी यादव की तरफ से, लालू प्रसाद की तरफ से, आरजेडी की जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी तरफ से उनको ये एश्योरेंस दे दिया गया था। इतने आश्वस्त वो लग रहे थे जो बातचीत हो रही थी। तो ये तो घोषणा करनी ही थी, क्योंकि अगर अगर मुकेश सहनी के लिए ये घोषणा नहीं होती तो फिर मुकेश सहनी जो है वो इधर उधर जाने वाले, कर सकते है ना, इधर उधर जाने वाले थे। वो प्रशांत किशोर के साथ भी चले जा सकते थे, वो अवैसी के साथ भी चले जा सकते थे। कहा यह जा रहा था कि डोर बंद हो गया, एनडीए के सारे प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई, पार्टनर्स की, तो इनके लिए दरवाजे बंद हो गए थे वहां पे, लेकिन दूसरे दरवाजे भी खुल सकते थे उनके लिए। मुकेश सहनी ऐसा कर सकते थे। एक और सवाल है, लेकिन जो आपने मुस्लिम की बात की कि आरजेडी ने कोई और उप मुख्यमंत्री, मुस्लिम उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, इसे लेकर मीम भी चल रहा है। तो ये भी मान के चलिए, मेरी तरफ से बिल्कुल मान के चलिए कि महागठबंधन अगर पोस्ट इलेक्शन फेज में इस स्थिति में आता है कि सरकार बनाने की स्थिति होती है, यानी जीत जाता है चुनाव, तो आप ये मान के चलिए कि एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री इस बार बनेगा ही बनेगा। इसका इशारा आपको मिल चुका है। जो पहले जो बातचीत हुई थी, जो मीडिया में निकल कर भी आई थी, जो फॉर्मूला तय किया गया था वो ये था कि मुख्यमंत्री तो एक होगा ही, एक ही मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन डिप्टी सीएम तो भाई कई बना सकते हैं आप, है ना। 3-3 डिप्टी सीएम रहे हैं, यूपी में आपने उदाहरण देखा था। तो यहां भी 3 डिप्टी सीएम का जो है फॉर्मूला निकाला गया और इसमें एक डिप्टी सीएम का तो अनाउंसमेंट हो चुका है। 2 डिप्टी सीएम, एक ईबीसी से हो गए हमारे मुकेश सहनी, उस कोटा को भर दिया इन्होंने, और दूसरे जो हैं वो एक दलित वर्ग से आएगा। तो दलित कौन होगा, शायद वो कांग्रेस से हो सकता है या फिर माले से हो सकता है, और एक मुस्लिम वर्ग से उप मुख्यमंत्री बनाया सकता है। तो ये इस पे बातचीत हो चुकी है और इसका इशारा इसमें भी मिल गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो अशोक गहलोत सीधे तौर पे कह रहे हैं, ये घोषणा करने के साथ कि डिप्टी सीएम मुकेश सहनी, इसके साथ ही ये वो कह रहे हैं कि एक और जो डिप्टी सीएम होंगे वो अन्य समाज से होंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन ये है कि तेजस्वी यादव बहुत मुखर हो गए हैं और अब काफी योजनाएं, घोषणाएं बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बेरोजगारी को दूर करने का वादा, नौकरियां देना, या बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा उन्होंने ये भी कहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, और ऐसे कई वादे कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, चूंकि अभी उनकी बात पर रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, कुछ पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े हैं कि कम एज में ही ये करोड़पति कैसे बन गए, इनके पास इतनी फैक्ट्रियां कैसे आ गई, तमाम तरह के मुद्दे। बेरोजगारी का सवाल भी, जैसे 2 करोड़ नौकरियां देने की बात है या जो भी है, तो इस पे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इन योजनाओं, इन घोषणाओं और अपर हैंड लेने के बाद राजद डैमेज कंट्रोल पूरी तरह से कर पाएगा और एनडीए को परास्त करने की स्थिति में आएगा? देखिए, बीच में जो ग्राउंड लूज करने वाली स्थिति थी, जो इतना बड़ा गैप था कि महागठबंधन में जो है टूट है साफ तौर पे दिख रहा था, दरार दिख रही थी, एनडीए के नेता लगातार अटैक कर रहे थे कि भाई ये महागठबंधन है, ये तो ठगबंधन है, हाँ, ये इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे लोग क्या सरकार बना पाएंगे, क्या जनता का विश्वास जीत पाएंगे। तो वो तो उस डैमेज को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। सीएम फेस की घोषणा से ज्यादा महत्वपूर्ण है मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा, मेरे अनुसार। इससे जो कंसोलिडेशन हुआ है वो बहुत ज्यादा हो गया है। ईबीसी वर्ग में कम से कम ये संदेश देने की जो इनकी कोशिश थी कि ईबीसी जो फैक्टर है यहाँ पे, जो 55 वोट जिसको आप कहते हैं, उसमें एक ही नहीं है, कई जाति समूह में कई सारे हैं, तो वो जो है छोटे छोटे जो वर्ग हैं वो हो सकता है इनकी तरफ आ जाए, और जो सन ऑफ मलाह कहते हैं, मलाह, केवट, मछुआरे, ये सारे जो हैं वो मुकेश सहनी के पीछे खड़े हो सकते हैं कि उनके समाज का नेता जो है वो डिप्टी सीएम बन सकता है। तो ये तो एक पक्ष हुआ, है ना। डैमेज कंट्रोल बहुत हद तक करें तो कॉन्फिडेंस तो नेचुरल ढंग से बढ़ा है, लेकिन बहुत सारे प्रश्नों का इन्हें अभी जवाब देना होगा। और जनता के बीच में जो नीतीश कुमार की जो छवि है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। एनडीए की जो सबसे बड़ी ताकत बिहार में है, मैं नरेंद्र मोदी को भी बहुत बड़ी ताकत नहीं मानता हूं, है ना, मैं नीतीश कुमार के काम को बहुत बड़ी ताकत मानता हूं, क्योंकि यहाँ का जो
अलग अलग वर्ग है, आप विरोधियों से भी पूछेंगे तो उनके काम गिनाते हैं वो, क्योंकि काम दिखता है। सड़कें अच्छी बनी, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम हुए, जो पुल पुलिये हैं उन पे भी काम हुआ। इसके अलावा जो घोषणाएं हाल में की गई हैं, लोक लुभावन घोषणाएं, उससे भी वातावरण तैयार हुआ है। शराबबंदी का जो एक फैक्टर है, जो महिला वोटर्स हैं उसके नाम पे गोलबंद हुई हैं, तो उनके साथ जो ये वोटर वर्ग जुड़ा है वो जुड़ा हुआ है, जो जातीय आधार पे नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको काट किस तरह से कर पाएंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के साथ एक फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंटली जुड़ गया है कि रोजगार के मुद्दे को, नौकरी के मुद्दे को उन्होंने पकड़ा है। 17 महीने का जो रेफरेंस बराबर देते हैं, तो लोगों में भी कहीं ना कहीं इस मैसेज को रिसीव करने की एक पॉजिटिविटी वो दिख रही है। और अगर वो इसको आगे ले जा पाते हैं, ये कन्विंस करा पाते हैं कि हाँ ये संभव है, हम आएंगे तो ये करेंगे, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने की बात करेंगे हम, तो कुछ और कैलकुलेशंस उनको लाने होंगे और लोगों के सामने उसको रखना पड़ेगा कि ये वायबल है, ये मैं करूंगा और ऐसे करूंगा, सिर्फ घोषणा नहीं करूंगा बल्कि ये कर पाऊंगा। ठीक है खालिद जी, चूंकि समय अब हो गया है और आपका एनालिसिस सही था। जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और युवाओं में इसको लेकर रोष है। यदि वो भुना पाते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ कामयाबी उन्हें मिलेगी, पूरी कामयाबी भी मिल सकती है। हाँ, नीतीश कुमार का भी जहां तक सवाल है, तो चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, शुरुआती दौर में उन्होंने आज जो जितने भी टीचर दिख रहे हैं उन्हीं के बनाए हुए हैं। तो दोनों ओर से काफी तगड़ी फाइट हो रही है। अब देखना यह है कि जनता वास्तव में इसको अपना मत देती है और किसके पक्ष में बोलती है। जहां तक पचपनिया वोट का सवाल है, उसमें मेरा थोड़ा डिफर है हम इस मामले में, क्योंकि पचपनिया वोट कहीं अलग से नहीं है। जैसे मान लीजिए वैश्य समाज एक समुदाय जो है एनडीए के साथ है जबरदस्त रूप से, उसमें भी पचपनिया है। जो कुछ खास समुदाय के लोग हैं, हर में पचपनिया है, तो वो अलग से जाएंगे या अपने जो मूल समाज है उसके साथ रहेगी, ये बड़ा फैक्टर होगा। ये देखना होगा कि इसका क्या होता है, क्या वो अलग से पचपनिया जैसा कुछ करते हैं या एक अपने कास्ट के साथ ही रहते हैं। देखते हैं कि क्या होता है। महागठबंधन डैमेज कंट्रोल करके कुछ बड़ा हासिल कर पाता है या फिर एनडीए की सरकार आती है। सुनीता जी, आप अपील करें। ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये चुनाव जो है वो, बिहार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। आप बहुत कुछ आप कह नहीं सकते हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर भी हैं, तो एक कोण वो भी बन गया है, ओवैसी हैं, ओवैसी और जो अन्य दल जो उनके साथ उनका गठबंधन हो गया है, वो भी एक फैक्टर है। तो कई फैक्टर्स इस चुनाव में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे मजबूत बात है वो ये है कि इस चुनाव में नौकरी जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, ठीक है खालिद जी, आपकी बात से हम भी सहमत हैं। तो चलिए अभी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।